प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने मौर्यकालीन केंद्रीय शासन के विषय में पढ़ा था। आज हम प्रांतीय शासन के विषय में पढ़ेंगे। विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जो चक्र कहलाते थे। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रथम उत्तरापत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस राज्य में गांधार, कंबोज और अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। मगध प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के प्रदेश सम्मिलित थे। अवंती प्रांत, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, इसमें आधुनिक मालवा, गुजरात और राजस्थान का भाग शामिल था। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और यह विंध्याचल पर्वत से लेकर मैसूर तक फैला था। कलिंग की राजधानी तोशाली थी। आधुनिक उड़ीसा का भाग इसमें सम्मिलित था। मध्य देश पर सम्राट स्वयं शासन करता था एवं अन्य प्रांतों में प्राय राजवंश के राजकुमार ही राज्यपाल या प्रांतीय शासक के रूप में शासन करते थे, जिन्हें कुमार या युवराज कहा जाता था। अन्य सुयोग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल बनाया था तथा अशोक ने यवनराज तुषाश्व को इसी प्रांत का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था और प्रांतों में राज्यपाल की सहायता के लिए वैसा ही अधिकारी तंत्र रहा होगा जैसा केंद्र में था। प्रत्येक प्रांत को अनेक जनपदों में विभक्त किया जाता था। जनपदों को भी उप विभागों में विभक्त किया गया था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह था। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह था और खारबटिक 200 ग्रामों का समूह कहलाता था। संग्रहण 100 ग्रामों का समूह था और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो ग्राम के वृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। ग्राम भृतक या ग्राम भोजक के रूप में ग्राम में एक राजकीय पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी, किंतु स्वयं ग्रामिक संभवतः राज्य का वैतनिक अधिकारी नहीं होकर जनता द्वारा ही निर्वाचित उनका नेता होता था। कौटिल्य एवं मेगस्थनीज दोनों ने ही नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। कौटिल्य ने प्रशासन की दृष्टि से नगर को 4 भागों में बांटा है। संपूर्ण नगर का अधिकारी नागरिक कहलाता था तथा नगर के प्रत्येक भाग का अधिकारी स्थानिक कहलाता था। जो कर्तव्य संपूर्ण नगर के प्रति नागरिक के होते थे, वही कर्तव्य नगर के चौथाई भाग के लिए स्थानिक के होते थे। नगर के प्रत्येक चौथाई भागों को 10, 20, 40 कुटुंबों के संयोग से अलग अलग संगठन का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। ये पारिवारिक संगठन गोप नामक अधिकारी के अधीन होते थे। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करने वाली तथा कारीगरों के हितों का ध्यान रखने वाली समिति शिल्प समिति कहलाती थी। विदेशी समिति विदेशियों की देखरेख, उनकी मृत्यु पर उनकी अंत्येष्टि तथा उनकी संपत्ति को उचित अधिकारी को सुपुर्द करने के साथ साथ विदेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रखती थी। जनसंख्या समिति जन्म और मृत्यु का विवरण तैयार करती थी। व्यापार और वाणिज्य समिति जो
माप तोल का निरीक्षण तथा वस्तु विक्रय की व्यवस्था करती थी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखती थी कि प्रत्येक व्यापारी एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार तो नहीं कर रहा, क्योंकि एक से अधिक वस्तुओं का विक्रय करने वाले व्यापारी को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। पांचवी समिति उद्योग समिति थी और छठी समिति कर समिति थी, जो बिक्री कर एवं चूंगी कर वसूल करती थी। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के न्यायालय थे: धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी मामलों संबंधी न्यायालय थे, जिसमें भूमि संपत्ति संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी, और कंटक शोधन फौजदारी अथवा आपराधिक मामलों संबंधी न्यायालय होते थे। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। कौटिल्य एवं मेगस्थनीज दोनों ने उल्लेख किया है कि दंड विधान बहुत कठोर था। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे, किंतु अनेक अपराधों के लिए भीषण दंड थे, जैसे अंग भंग या मृत्यु दंड। विश्वासघात और व्याभिचार का दंड अंग भंग था। राजकीय अधिकारी की मामूली सी चोरी के लिए भी प्राण दंड का विधान था। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन कानून और व्यवस्था की खूब प्रशंसा की है। वह लिखता है कि अपराध बहुत कम होते थे, हत्याएं और चोरियां प्राय अज्ञात थे, लोग शायद ही कभी अपने दरवाजों पर ताले लगाते थे, और जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व राज्य का था। मौर्यकालीन प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी सुगठित गुप्तचर प्रणाली का विकास। मौर्यकालीन गुप्तचरों को एरियन ने ओवरसियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर के नाम से पुकारा है। कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है: प्रथम, संस्था, जो एक स्थान पर कार्यरत थे, और दूसरा, संचर, जो भ्रमणशील थे, अर्थात जो अनेक जगह घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य करते थे। मौर्य शासकों के पास एक विशाल, अनुशासित और सुसंगठित सेना थी। प्लिनी ने लिखा है कि मौर्यों की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही और 9,000 युद्ध में काम आने वाले हाथी तथा 1,000 रथ थे। इसके अतिरिक्त वाहन टुकड़ी तथा जहाजी बेड़ा भी शामिल था। सैनिकों के प्रशिक्षण, उनके अभ्यास, उनके वेतन, कर्तव्यों और दायित्वों के लिए अर्थशास्त्र में व्यापक नियम निर्धारित किए गए हैं। सैनिक प्रशासन भी 6 समितियों के हाथ में था, जो पैदल, अश्वसेना, हस्ती सेना, नौसेना, रथ सेना और सेना परिवहन तथा रसद की व्यवस्था करती थी। नौसेना, सेना परिवहन और रसद विभाग मौर्यों का एक नूतन प्रयोग था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत मौर्य काल में भी भूमि कर या भू राजस्व ही था, जो कि उत्पादन का छठा भाग से लेकर चौथा भाग तक होता था। कम उपजाऊ भूमि पर कर भी कम ही लिया जाता था। आय का दूसरा प्रमुख स्रोत पथ कर था, जिसे बिक्री के लिए लाई गई सभी वस्तुओं, अनाज, पशु आदि कुछ अन्य मदों को छोड़कर लगाया जाता था। यह कर 5 से 10% तक होता था। विदेशों से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था, जो साधारणतः आयात का 20% होता था। जो लोग करों का भुगतान नकद या जींस के रूप में नहीं कर सकते थे, उन्हें
श्रम के रूप में अपने हिस्से का योगदान करना पड़ता था। राजकोष में खानों, वनों, चारागाह भूमियों, किलों आदि से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। विभिन्न प्रकार के जुर्मानों से भी, संपत्ति की जप्ती से भी राज्य की आमदनी होती थी। स्पष्ट है कि मौर्यों ने पहली बार न केवल एक विशाल और एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की, वरन इस साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित, कार्यकुशल और लोक कल्याणकारी प्रशासन भी प्रदान किया। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केंद्रीयकरण का प्रयत्न किया, किंतु यह केंद्रीकरण आधुनिक केंद्रीकरण के भांति नहीं था, जिसमें निर्ममता से नीति का एकीकरण होता है और सुनियोजित ढंग से तथा पूर्ण रूपेण स्थानीय स्वायत्तता एवं उपक्रम का हनन कर दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि शासन पद्धति के मामले में मौर्य नरेश परंपरावादी नहीं थे। उन्होंने साहस के साथ प्राचीन परंपराओं का परित्याग करके नई लीकों का निर्माण किया। अशोक ने इस प्रशासन को धम्म केंद्रित बनाकर विश्व के समक्ष एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। उसके प्रशासन में न्याय और दान का इतना सुंदर सामंजस्य था जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता।